तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास कोलिजन के बिगिनर्स बॉक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एज शोन इन द फिगर। तो ये आपकी एक्सिस दिखा रही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके। अब 1 kg जो मास है वो 2 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है और ये 2 kg मास 2 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री पे जा रहा है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी जा रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को रिजॉल्व करूँ अलोंग एक्स एक्सिस एंड लेट्स से वाई एक्सिस। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसका एक्स कंपोनेंट तो आ जाएगा 2 का cos 30 डिग्री और y कंपोनेंट आ जाएगा निकल के 2 का sin 30 डिग्री। अब ये पार्टिकल A है और ये बना हुआ है पार्टिकल B। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है तो A पार्टिकल की वेलोसिटी लिखी जा सकती है लेट्स से 2i कैप करके, और cos 30 √3/2 होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 आया, और sin 30 1/2 होता है तो ये 1 हुआ। तो यहाँ से B पार्टिकल की वेलोसिटी लिखी जा सकती है √3 तो i कैप हो गया और -1 j कैप हो गया। ये B पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई। अब हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला इज इक्वल टू, वेलोसिटी की बात हो रही है मतलब डायरेक्शन भी हमें देखना है, दैट इज MAVA प्लस हम बोल सकते हैं एज MB इंटू VB डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास निकल के MA प्लस लेट्स से MB करके। अब ये हमारा कहलाएगा इज इक्वल टू, लिखा जा सकता है A बॉडी का जो मास है वो है 1 kg और A बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे हमने निकाली है 2i कैप। उसी तरह से B बॉडी का मास है यहाँ पे हमारा 2 kg का और B बॉडी की वेलोसिटी हमने लिखी है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज √3 का i कैप -1 का j कैप डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम का मास, तो 1 kg प्लस 2 kg। तो ये न्यूमरेटर में हो गया 2i कैप प्लस यहाँ पे बन गया 2√3i कैप माइनस 2j कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन के आया 3। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की x कंपोनेंट तो हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया जाए i कैप में तो ये बन गया 1 प्लस √3 i कैप करके, और उसी तरह से j कैप वाला पार्ट हो गया -2/3 का j कैप। तो 4 ऑप्शंस अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हो गया अपना 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 3 i कैप -2/3 j कैप, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमें दिख रहा है। तो 1 का आंसर हो गया बी। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन 2 है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 2 kg मूविंग विद वेलोसिटीज, वेलोसिटी दी है 2i -7j प्लस 3k और दूसरे की वेलोसिटी है -10i प्लस 35j -3k, फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला लिखा जाएगा एज m1v1 प्लस हम बोल सकते हैं m2v2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास निकल के m1 प्लस m2। अब फर्स्ट बॉडी का मास है 10 kg और उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ये रही 2i माइनस ऑफ 7j प्लस ऑफ 3k करके। ये तो हो गया फर्स्ट पार्टिकल। उसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का मास है 2 kg और सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी ये रही एज माइनस ऑफ 10i प्लस ऑफ लिखा है 35j माइनस ऑफ 3k डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम के मास की बात की जाए तो टोटल सिस्टम का मास है 10 kg प्लस 2 kg। ये आ गया हमारा सिंप्लीफाई होके 20i -70j प्लस आपका 30 का k कैप, फिर बोल सकते हैं माइनस ऑफ 20i कैप प्लस ऑफ 70 का j कैप, फिर माइनस ऑफ 6 का k कैप डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बन जाएगा 10 प्लस 2 इज 12। तो यहाँ पे 20i कैप से 20i कैप कैंसिल, -70j कैप से +70j कैप कैंसिल, तो न्यूमरेटर आ गया 24k कैप डिवाइडेड बाय 12, दैट इज हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड k कैप करके। तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास लेट्स से की वेलोसिटी लिखी जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड k कैप करके, तो ये 2 नंबर
यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। 3 है 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg placed on a frictionless surface are connected by a spring. इन दो ब्लॉक्स को स्प्रिंग से कनेक्ट किया है। An external kick gives a velocity of 14 meter per second to the heavier block in the direction of the lighter one. Calculate the velocity gained by the center of mass. तो सिचुएशन कुछ ऐसे है, हमारी दो मासेस रखे हुए हैं। लेट्स से पहले वाला मास है 5 kg का और दूसरे वाला मास दिया हुआ है ऑफ 2 kg करके, और ये दोनों ब्लॉक रखे गए हैं ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये दो ब्लॉक्स रखे गए हैं और इन दोनों को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से बाय अ स्प्रिंग, है ना। फ्रिक्शनलेस सरफेस कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग, ये दो मासेस 5 kg 2 kg। अब एक किक है ना, एक्सटर्नल किक गिव्स अ वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड टू हेवियर ब्लॉक इन डायरेक्शन ऑफ द लाइटर वन। तो एक लेट से किक लगाया इस 5 kg पे, जिसके कारण ये जो ब्लॉक है 14 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है टुवर्ड्स द लाइटर ब्लॉक। कैलकुलेट वेलोसिटी गेन्ड बाय द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बात की जाए तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर्मूला जाएगा m1v1 प्लस आपका आएगा m2v2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा हमारा m1 प्लस m2। अब हम कह सकते हैं ये जो 5 kg का ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी है 14 और ये जो 2 kg का ब्लॉक है ये रेस्ट पे पड़ा हुआ है, दैट इज 0। इनिशियली आपस में बस कनेक्टेड है और जस्ट इस 5 kg ब्लॉक को एक लेट्स से किक मिलता है जिसके कारण ये मूव करता है टुवर्ड्स 2 kg ब्लॉक, दैट्स इट। तो डिनोमिनेटर में टोटल सिस्टम का मास हो गया 5 + 2, तो न्यूमरेटर में आया 70 और डिनोमिनेटर में बना 7। तो हमारा आंसर आ गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल के आ गई एज 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 kg 2 kg एंड 3 kg सब्जेक्टेड टू द फोर्सेस। ये 3 फोर्सेस गिवन हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय नेट मास ऑफ द सिस्टम बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। हम बोल सकते हैं F इक्वल टू ma, तो A इज इक्वल टू एफ नेट बाय m करके बन गया। तो यहाँ पे नेट फोर्स हो जाएगा इन सभी फोर्सेस का सिंपली सम। इन सभी फोर्सेस को जो 3 फोर्सेस लग रहे हैं F1 F2 F3, इन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम और डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम का मास। ये रहे 3 मासेस 1 kg 2 kg 3 kg। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब इन फोर्सेस को रखते हैं तो ये है फर्स्ट फोर्स, तो 3i कैप माइनस ऑफ 2j कैप प्लस ऑफ लिखा हुआ है 2k कैप। उसी तरह से सेकेंड फोर्स की बात की जाए ये है माइनस आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ k कैप। ये हो गया हमारा सेकेंड फोर्स करके, तो प्लस 2j कैप माइनस k कैप। एंड सिमिलरली थर्ड फोर्स की बात की जाए तो थर्ड फोर्स है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बोल सकते हैं टोटल सिस्टम का मास 1 kg 2 kg 3 kg। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे हम देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आई कैप से प्लस आई कैप कैंसिल हो गया, फिर माइनस 2j कैप से प्लस 2j कैप कैंसिल हो गया एंड सिमिलरली माइनस के कैप से प्लस के कैप कैंसिल हो गया। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे आई कैप वाला पार्ट बचेगा 3i कैप और जे कैप वाला पार्ट बचेगा 1j कैप और सिमिलर वे में के कैप वाला पार्ट बचेगा 2k कैप डिवाइडेड बाय टोटल सिस्टम का मास निकल के आया 6 करके। तो मैग्नीट्यूड पूछा है एक्सीलरेशन का, तो ये तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए इस सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की, तो हम बोल सकते हैं रूट अंडर 3i कैप का जो 3 है उसको स्क्वायर किया जाए, वैसे 1j कैप के स्क्वायर को और 2k कैप के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 बाहर आ गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 9 1 10 प्लस 4 इज रूट अंडर 14 डिवाइडेड बाय 6
ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है 4 नंबर। आई गेस समझ आया यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। 3 men A, B and C of masses 40 kg, 50 kg and 60 kg are standing on a plank of mass 90 kg। तो ये 3 आदमी है, A 40 kg का, B 50 kg का और C दिया हुआ है 60 kg का। इस प्लैंक पे खड़े हैं और ये प्लैंक का मास है 90 kg which is kept on a smooth horizontal plane। स्मूथ प्लेन पे है। If A and C exchange their positions then mass B will shift। लेट्स से A और C ने अपने अगर पोजीशंस लेट्स से एक्सचेंज किए, लेट्स से आपका टोटल यहाँ पे प्लैंक की लेंथ ही मान लेते हैं, ये एंड टू एंड लेंथ पे खड़े हुए हैं लेट्स से A और C, और ये जो है ये ओरिजिन पे खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी सेंटर ऑफ मास जो रहेगा, जिस पोजीशन पे रहेगा उसी साइड में हम बोल सकते हैं पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन पे रहना है। तो उसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहाँ, लेट्स से वहीं पे रहने के लिए बी को कहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो अगर इसको ओरिजिन कह दिया जाए, ये ओरिजिन है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया जहाँ पे लेट्स से सी लोकेटेड है 2,0 और ए का कोऑर्डिनेट हो गया -2,0 और ये ओरिजिन पे आपका बी मास पड़ा हुआ है। तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट की बात की जाए, यहाँ पे लिखा जा सकता है आपका ए मास का एम ए इंटू एक्स से हो गया -2। फिर एम बी की बात की जाए 50 इंटू 0, इसका 50 का एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड सिमिलर वे में 60 का एक्स कोऑर्डिनेट है 2। और साथ ही साथ में इस प्लैंक का मास का भी बात करना है। तो 90 kg की बात करें तो वो यूनिफॉर्म होने के कारण उसका सेंटर ऑफ मास लेट्स से ओरिजिन पे रहेगा, मिड पॉइंट पे 0। बस चेंज क्या आएगा, डिनोमिनेटर में जो टोटल मास है सिस्टम का वो हो जाएगा 40, 50, 60 एज वेल एज 90। तो न्यूमरेटर बन जाएगा 120 माइनस 80 एज 40। और उसी तरह से डिनोमिनेटर की बात करें तो 190 240, तो 40/240 निकल के आ गया 1/6। तो सेंटर ऑफ मास इस पूरे सिस्टम का लेट्स से इस पोजीशन पे रहेगा +1/6 आगे की तरफ। तो ये है सेंटर ऑफ मास का इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट। अब आते हैं जब ए और सी अपने पोजीशंस एक्सचेंज किए होंगे। तो ए और सी ने जब अपना पोजीशन एक्सचेंज किया होगा तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं फाइनल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये रहा आपका, अब ए यहाँ पे आ गया और सी यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो सी का मास तो है 60 kg पे, ए का मास है अपना 40 kg और 90 kg जो प्लैंक था वो ओरिजिन पे ही है। 90 kg का प्लैंक पूरा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो उसके सेंटर पे रहेगा। और बी जो है वो आपका अगर उसी पोजीशन पे कहा जाए, बी कहीं नहीं हिला है, बी 50 kg वहीं का वहीं रखा हुआ है। तो इस केस में अब नया सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो इसका 2,0 कह सकते हैं, इसका हो गया -2,0 और ये बी और 90 kg 0,0 पे है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल जो होगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, जब ये दोनों आपस में पोजीशन एक्सचेंज करेंगे तो इसके लिए लिख सकते हैं 60 × -2 प्लस 50 × 0 और उसी तरह से 90 × 0 फिर प्लस 40 × +2 डिवाइडेड बाय टोटल मास बात करें दैट इज 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस बन के आ गया 90। तो न्यूमरेटर जो है वो हो गया हमारा -120 प्लस 80 -40 डिवाइडेड बाय यहाँ पे बन के आ गया डिनोमिनेटर में 240 दैट इज निकल के आया -1/6। तो यहाँ पे फाइनल सेंटर ऑफ मास पता है, इनिशियल सेंटर ऑफ मास पता है। तो चेंज अगर बात की जाए, चेंज कितना हुआ, तो चेंज हम बोल सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल का, दैट इज ये आ गया फाइनल है -1/6 और इनिशियल है 1/6, तो ये आया -1/3 करके। तो यहाँ बोल सकते हैं पहले सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे था हमारा, तो अब जो नया लोकेशन है सेंटर ऑफ मास वो -1/6 यहाँ चला गया।
तो सेंटर ऑफ मास को वहीं रखने के लिए हम बोल सकते हैं कितना शिफ्ट होना पड़ेगा, इस बी बॉडी को शिफ्ट होना पड़ेगा 1/3 मीटर, हम बोल सकते हैं आगे की तरफ। जब ये 1/3 आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जहाँ का था वहीं का वहीं रहेगा। तो देयरफॉर इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो 5 का आंसर हो गया बी। बस हमें इनिशियल फाइनल निकाल के दोनों का सब्ट्रैक्ट करके हमें वहीं पे रख देना था। तो ये 5 नंबर आई गेस समझ आए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, कंसीडर अ सिस्टम हैविंग टू मासेस m1 एंड m2 इन विच फर्स्ट मास इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास बाय अ डिस्टेंस a। इस m1 को a डिस्टेंस से पुश किया सेंटर ऑफ मास की तरफ। The distance by which the second mass should be moved to keep the center of mass at the same position। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को हम ओरिजिन पे रख देते हैं। तो लेट्स से इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस d है तो 2 पॉइंट मास सिस्टम के लिए हम बोल सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन होगा वो इस मास से आपका लिखा जा सकता है एज, ये आ जाता है हमारा निकल के एज m2 इंटू डी। हम लिख सकते हैं m2 मास यूज होगा डिवाइडेड बाय, ये बन गया m1 प्लस m2। और उसी तरह से इस मास से ये डिस्टेंस लिखा जाता है m1 इंटू डी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करके। तो ये रहा सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन कह देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लीजिए। तो इन m1 और m2 मास के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लेट्स से इस कोऑर्डिनेट को हम प्लस x1 कह दें तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1, 0 और ये कोऑर्डिनेट हो गया अपना लेट्स से x2 डिस्टेंस है तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस ऑफ x2, 0। अब यहाँ पे बोला गया है अगर a डिस्टेंस से शिफ्ट किया गया, सेंटर ऑफ मास को अगर वहीं पे रहना है तो उस केस में आपका लेट्स से जो दूसरा बॉडी है ना, सेकेंड मास कहाँ मूव किया जाए ताकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही रहे, 0, 0 पे रहे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अगर ये a डिस्टेंस से शिफ्ट हो गया और ये डिस्टेंस x2 था तो ये डिस्टेंस अब बन जाएगा हमारा एज लेट्स से ये डिस्टेंस हो जाएगा अब x2 माइनस ऑफ a करके। तो ये डिस्टेंस आया x2 माइनस a। अब ये जो m1 मास जो है उसका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा एज माइनस ऑफ x2 माइनस ऑफ a, 0 करके। और हम बात करें कि ये जो x2 मास है सपोज इसको हमने मूव किया बाय अ डिस्टेंस, लेट्स से हम जानते हैं अगर इसको टुवर्ड्स सेंटर ऑफ मास लाओगे तो इस m2 मास को भी टुवर्ड्स ही लाना पड़ेगा। पर हम मान लेते हैं अगर ये x डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो गया, तो अगर ये x डिस्टेंस आगे शिफ्ट हो गया ये m2 मास, तो अब m2 मास जो रहेगा उसका लोकेशन हो जाएगा आपका ये डिस्टेंस x1 था ही एज वेल एज ये x और हो जाएगा। तो ओरिजिन से अब ये कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x। अब मेरा टारगेट है ये x निकालना क्योंकि यही x हमें पूछा गया है कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ओरिजिन है हम जानते हैं, तो हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 हम जानते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला लिखा जा सकता है एक्सियम इज इक्वल टू m1 इंटू, अब उसका नया x कोऑर्डिनेट हो गया हमारा माइनस ऑफ, ये लिखा हुआ है x2 माइनस ऑफ a, फिर प्लस m2 इंटू उसका x कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 प्लस x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में बना हुआ है हमारा m1 प्लस m2। और हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0, 0 पे ही रहना है। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पे रहने के लिए उसका कितना डिस्टेंस शिफ्ट होना है, तो ये x निकालना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो m1 प्लस m2 इंटू 0, 0 हो गया। तो यहाँ पे बन जाएगा माइनस ऑफ m1 इंटू ये बन के आया x2 माइनस a प्लस यहाँ पे बन गया m2 इंटू x1 प्लस x करके इज इक्वल टू 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना है और x निकालना है। चलिए
तो इसको राइट साइड ले जाएं तो ये बन गया m1 इंटू x2 माइनस ए इज इक्वल टू m2 इंटू x1 प्लस एक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं m1 बाई m2 इंटू x2 माइनस ए इज इक्वल टू x1 प्लस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास निकल के एज m1 बाई m2 इंटू x2 माइनस ए माइनस ऑफ x1। अब इसकी वैल्यू रखता हूँ x1 x2 इन सब की वैल्यू जो हमने ऊपर मानी हुई थी। तो x2 हमने यहाँ पे माना था डायग्राम में, x2 हमने ये माना था दैट इज m2 इंटू डी बाई m1 प्लस m2। इसको रखा जाए तो x2 हमारे पास है m2 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ये तो x2 है माइनस ए माइनस ऑफ। अब उसी तरह से x1 की वैल्यू बात करें तो x1 यहाँ पे हमने माना था m1 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ रख देते हैं, ये है m1 इंटू डी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम तो हमारा निकल के आएगा एज m1 प्लस m2 इंटू m2 करके। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा m1 इंटू m2 डी, फिर यहाँ पे हमारे पास आएगा निकल के एस ये आ जाएगा माइनस ऑफ m1 इंटू ये बन जाएगा आपका एलसीएम लेके m1a और m1 तो m1 स्क्वायर है, फिर आपका आएगा माइनस m2a तो ये हो गया माइनस m1 m2 इंटू a। फिर उसी तरह से यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ गया माइनस ऑफ m1 m2 इंटू डी। तो ये एलसीएम लेके आया। अब इसे हम देख सकते हैं m1 m2 d से m1 m2 d कैंसिल हुआ तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई सिंप्लीफिकेशन होके m1 यहाँ पे हमने लेट्स से m1a कॉमन निकाला तो न्यूमरेटर बन गया m1 प्लस m2 और डिनोमिनेटर में हम बोल सकते हैं m2 है और बचा हुआ है m1 प्लस m2 करके। तो m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ m1 इंटू ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है m2 करके। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास लेट्स से उसी पोजीशन पे होने के लिए x की वैल्यू माइनस आने का मतलब कि आपका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है उसकी तरफ मूव करना। तो m1 इंटू ए डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 करके m1a बाई m2 ये आया हमारे पास m1a बाई m2 करके। तो यही m1a बाई m2 ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है और माइनस आने का मतलब हमने जिस डायरेक्शन माना था, हमने माना था आगे शिफ्ट हुआ है पर ये आगे नहीं, एक्चुअली कहाँ हुआ है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास। मतलब कहा जा सकता है कि अगर लेट्स से यहाँ पे इनिशियली आपका लेट्स से m1 मास और m2 मास d डिस्टेंस पे थे, ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पे थे, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का कहीं यहाँ था। अगर यहाँ पे बोला गया है कि आपने m1 मास को लेट्स से मूव किया बाय डिस्टेंस लेट्स से a, तो m2 मास को आप मूव करोगे बाय डिस्टेंस m1a बाय m2 करके, ताकि जो सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का हो वो उसी पोजीशन पे बना रहे। माइनस आने का मतलब आपने आगे नहीं, आपने पीछे मूव किया है। तो ये 6 नंबर आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर देयर म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट द इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ ए इज v एंड स्पीड ऑफ b इज 2v, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज। तो यहाँ पे सिंपल है कि इनिशियली ए और बी जो मासेस थे वो रेस्ट पे थे, तो ये मास है ए आपका और ये दूसरा मास पड़ा हुआ है बी, रेस्ट पे है, एक दूसरे को म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स से एट द इंस्टेंट स्पीड ऑफ ए इज v एंड स्पीड ऑफ b इज 2v। तो लेट्स से a का स्पीड यहाँ पे बोला गया है v है और b का स्पीड बोला गया है लेट्स से f फोर्स है तो b का स्पीड है 2v। स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास का लेट्स से स्पीड कितना होगा ये हम बात करना चाहते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का स्पीड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा m1v1 प्लस
यहाँ पे लिखा जाएगा m2v2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन के आएगा हमारे पास m1 प्लस m2। और यहाँ पे क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है कि इनिशियली रेस्ट पे थे। इनिशियली रेस्ट पे होने का मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर इनिशियल स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी थी आपकी, 0 थी ना, क्योंकि ए और बी इनिशियली रेस्ट पे थे। तो सिंस यहाँ पे हम कह सकते हैं नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 लग रहा है क्योंकि म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे मूव कर रहे हैं। तो अगर हम इस पूरे ए और बी को एक सिस्टम मान लें तो इस ए प्लस बी सिस्टम पे नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब सिस्टम का एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का 0 है। दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है वो हमारी कांस्टेंट बनी हुई है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वही वेलोसिटी फाइनल भी होनी चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की कितनी होनी चाहिए, जो इनिशियल थी दैट इज 0। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा डी। हम सिंपल एक स्टेटमेंट यहाँ ध्यान रखें कि इनिशियली रेस्ट पे था सेंटर ऑफ मास, जो सिस्टम का रेस्ट पे था, फाइनल जो होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, क्योंकि वो अपने म्यूचुअल जो उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स है उसके कारण मूव कर रहा है। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे, हमने ए और बी पूरे को सिस्टम माना है तो उस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है। देयरफॉर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 मतलब सिस्टम के एक्सेलरेशन का सेंटर ऑफ मास 0 मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, दैट इज योर 0। तो आंसर हो गया 0। 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। फिगर शोज पोजीशन एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स इफ द पार्टिकल्स मूव अंडर द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर, देन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एट t is equal to 1 सेकेंड is। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 सेकेंड पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या था, तो लेट्स से इनिशियल t is equal to 0 पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास लेट्स से 1 kg है, 1 kg है, तो सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे लाई करेगा। दैट इज इनके बीच का डिस्टेंस, ये 2 है ये 8 है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 3-3 मीटर दोनों से लाई करने का मतलब हम बोल सकते हैं इसकी x की वैल्यू लिखी जा सकती है 2 + 3 मतलब 5 आ गया। 1 सेकेंड के बाद क्या होगा, तो 1 सेकेंड के बाद की बात की जाए तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम बात कर लेते हैं, वो निकल के आएगा m1v1 प्लस बन जाएगा m2v2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में बन के आएगा m1 प्लस m2। अब m1 जो मास है वो है 1 kg और उसकी वेलोसिटी है +5 करके। उसी तरह से m2 जो मास है वो भी 1 kg और उसकी वेलोसिटी है आपकी -3 करके, क्योंकि वेलोसिटी बात हो रही है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका 3 मीटर पर सेकेंड से -1 में जा रहा है। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, तो न्यूमरेटर हो गया 5 - 3 दैट इज 2, डिनोमिनेटर हो गया 2, 2/2 निकल के आया +1 मीटर पर सेकेंड। +1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 मीटर पर सेकेंड से मूव किया होगा। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास है 1 सेकेंड के बाद हम बोल सकते हैं ये सेंटर ऑफ मास लेट्स से अगर 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है +1 मीटर पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड के बाद इसने 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो 1 सेकेंड के बाद लेट्स से कहा जा सकता है उसका जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आफ्टर 1 सेकेंड वो हो जाएगा vt करके। तो वेलोसिटी है 1 और 1 सेकेंड के बाद की बात हो रही है तो 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। 1 मीटर कवर किया होगा मतलब उसका फाइनल जो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फाइनल x कोऑर्डिनेट हो गया x = हम बोल सकते हैं 6 मीटर, वो +1 मीटर शिफ्ट हुआ होगा along +x एक्सिस दैट इज 6 मीटर। तो ऑप्शन आ गया हमारा बी करके। तो 8 का आंसर बी है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन आइसोलेटेड पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल xy प्लेन along the x axis at a certain height above the ground. It suddenly explodes into two fragments of masses, let's say m/4 and 3m/4. An instant later, the smaller fragment is at y = +15. Larger fragment is at this instant at. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस केस में हमें बोला गया है
isolated particle moves along x axis at a certain height above the ground। तो x एक्सिस के अलोंग मूव करते हुए हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो m मास है, ये m मास आपका लेट से x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा था। अब कुछ इंस्टेंट के बाद ये पार्टिकल एक्सप्लोड कर जाता है, एक्सप्लोड करके दो पार्ट में टूटता है। एक पार्टिकल है m/4 वाला, उस m/4 वाला पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है 15 करके, तो y कोऑर्डिनेट है 15। हमें पूछा गया है जो दूसरा मास है हेवियर फ्रैगमेंट, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा कुछ समय के बाद। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ है, सडनली एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रैगमेंट्स, तो यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास लेट्स से उसी पोजीशन पे रहेगा। मतलब ये जो है आपका ये पूरा जो सिस्टम एक्सप्लोजन से पहले जो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट था दैट इज 0 वहीं पे रहेगा, क्योंकि इनिशियली पार्टिकल मूव कर रहा था अलोंग x एक्सिस, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना है। मतलब हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब ये हमारा लिखा जाएगा m1 y1, तो m1 इंटू y1 है हमारा +15 और m2 इंटू दैट इज m2 हो गया 3m/4 इंटू y2 हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय टोटल मास। सेंटर ऑफ मास आपका y इक्वल टू 0 पे ही रहना है, तो उसको सिंप्लीफिकेशन से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 इज इक्वल टू ये आ गया 15m/4 प्लस 3m/4 इंटू y। इसको सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ से y इज इक्वल टू निकल के आया -5 करके, y इक्वल टू -5 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। तो -5 सेंटीमीटर मतलब अगर ये ऊपर शिफ्ट हुआ है लेट्स से m/4, तो सेंटर ऑफ मास 0 पे ही रहने के लिए y कोऑर्डिनेट 3m/4 नीचे की तरफ होना चाहिए, हेंस आंसर हमारा बन जाता है A। तो 9 का आंसर हो गया ये, यहाँ तक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रॉड मे बी एट इट्स सेंटर, किस केस में सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे रहेगा। पहला तो फर्स्ट केस पे आते हैं, लीनियर मास डेंसिटी दैट इज लैम्डा, लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ करके, डिक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट केस अगर दिखाऊं कि लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ लेफ्ट से राइट जाते हुए हमारा लेफ्ट से क्या हो रहा है आपका घट रहा है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस साइड में ज्यादा मास है। तो इस केस को हम दिखाएं आपको, तो फर्स्ट केस हम दिखाएं आपको कि लीनियर मास डेंसिटी जो लैम्डा है लेफ्ट से राइट जाते हुए घट रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर इस केस में हम देखना चाहते हैं क्या सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे राइट करेगा कि नहीं करेगा, तो अगर इसको ओरिजिन कह दे तो सेंटर मतलब L/2 पे होना चाहिए था, पर क्योंकि यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हुए घटने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड है मिड पॉइंट से लेफ्ट साइड में और मिड पॉइंट से राइट साइड में कम मास है, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेट से 20 kg मास है और इसके मिड पॉइंट के राइट साइड में 5 kg मास है, तो सेंटर ऑफ मास हेवी साइड में होगा, तो लेट से कहीं यहाँ पे होगा, तो 20 kg के साइड में होगा, सेंटर पे होगा नहीं। तो हम बोल सकते हैं इस केस में जहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा जो है मास पर यूनिट लेंथ घटने की बात हो रही है गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयरफॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे नहीं लाई करेगा। कमिंग टू द सेकेंड पार्ट दैट इज लीनियर मास डेंसिटी जो है वो इंक्रीजेस कंटिन्यूसली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसमें हम बात करें कि अगर लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है, तो लेट्स से अगर हमारी लीनियर मास डेंसिटी लेफ्ट से राइट जाने पे अगर बढ़ रही है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि अगर मिड पॉइंट से हम बात करें टूवर्ड्स राइट साइड ज्यादा मास है, क्योंकि बढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पे ज्यादा मास है मतलब इस साइड में हमारा मास हो गया लेट्स से 20 kg का और इस साइड में मास है हमारा लेट्स से 5 kg, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है। तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा फिर से वो सेंटर पे ना होके सेंटर से थोड़ा राइट साइड में होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हेवी साइड में शिफ्ट हो जाएगा दैट इज 20 kg साइड में, तो उसके सेंटर पे तो रहेगा नहीं, तो देयरफॉर ऑप्शन बी भी गलत हो गया। उसी तरह से ऑप्शन सी पे आते हैं, लीनियर मास डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द सेंटर एंड देन इंक्रीजेस।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है वो हमारी लेट्स से अगर हम यहाँ सिचुएशन अगर देखें तो इस केस में कहा जा सकता है कि लीनियर मास डेंसिटी लेट्स से सेंटर तक जाने में पहले तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है ना जाने पे घट रही है अप टू सेंटर और फिर बढ़ती है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं यहाँ से 10 होते होते 5 होती है और फिर यहाँ 5 होते होते 10 हो जाती है। मतलब जितना मास इस साइड है लेट से 20 kg उतना ही मास राइट साइड रहेगा 20 kg का। देयरफॉर यहाँ पे बोल सकते हैं इसके सेंटर से दोनों साइड बराबर मास है। तो जब दोनों साइड इवन मासेस हो तो सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही रहेगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे रहेगा थर्ड में। उसी तरह से फोर्थ केस आते हैं। फोर्थ केस में है लीनियर मास डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू सेंटर एंड देन डिक्रीजेस। जस्ट ऊपर वाले केस का उल्टा केस बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले बोला है इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है मतलब ऐसे सोचें 5 से 10 हो गई सेंटर तक जाने में और सेंटर से आगे जाने में फिर घटती है। मतलब यहाँ तक 20 kg मास है तो यहाँ तक भी अभी भी 20 kg मास है। तो सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो सेंटर ऑफ मास आपका इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा ना, दैट इज उसके सेंटर पे, क्योंकि इसके दोनों साइड इवन मासेस है। देयरफॉर इस केस में भी कहा जा सकता है सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रहेगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 हो गया। तो हेंस हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो 10 का आंसर बी हो गया। आई गेस समझ आया, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो।